बैक टू माय चैनल माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सी एम प्राची। गाइस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनडायरेक्ट टैक्स की वर्कबुक का पार्ट 2। इससे पहले मैंने इसके फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया। आज हम लोग स्टडी नोट नंबर 4, 5 और 6 डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे जैसे कि मैं हूँ। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। Value of export goods under custom 1962 is not determined by market value. Guys पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स क्या लोगे, मार्केट वैल्यू लेंगे। सोशल वेलफेयर चार्ज कितना होता है, 10% होता है। मैक्सिमम पेनल्टी कितनी होती है अगर हमारा इंपोर्ट मैन्युफैक्चर्ड के हिसाब से देखा जाएगा, और अगर वो फाइल नहीं किए तो 50,000 मैनिफेस्ट 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 50,000। प्रिफर्ड गुड्स में कब लाइबिलिटी पे करना पड़ता है, जब कस्टोडियन होते हैं हम। As per Section 61, where any warehouse goods specified under Section 61 remain in a warehouse beyond a period of 90 days. Guys, अगर आप 90 days से ज़्यादा रख रहे हो warehouse में goods, क्यों रखे? 15% इंटरेस्ट लग जाता है। अब हमको प्रोविजन बताना है सेक्शन 14 के हिसाब से, जो कि वैल्यूएशन ऑफ गुड्स है। क्या होगा तो चलो देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ वैल्यूएशन ऑफ गुड्स सेक्शन 14। देखो कस्टम टैरिफ एक्ट के हिसाब से क्या होता है कि जो प्राइस एक्चुअल पे करते हैं या फिर पेबल होता है डिलीवरी के टाइम पे, टाइम एंड प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन एज द केस में बी, फॉर export from India for a delivery at a time of exportation where the buyer and seller are not related। गाइस बोल रहा है एकदम इजी सी बात बोल रहा है कि जब आपका पहचान वाला इंपोर्टर एक्सपोर्टर नहीं होंगे, आप अनजान होंगे, तो उस टाइम पे जो प्राइस सेट किया जाएगा डिलीवरी के टाइम पे वही मान लिया जाएगा आपका गुड्स का प्राइस। उस टाइम और प्लेस के टाइम पे वो ही सोल कंसिडरेशन हो जाएगा। कंडीशन ये है कि आप उसके जान पहचान के नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, such transaction value in a case of imported goods shall include, in addition of a price, any amount paid or payable for a cost and services including commission, brokerage, engineering। guys आपको क्या क्या include करना है cost में? commission, brokerage, engineering, रॉयल्टी, लाइसेंस फी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस, लोडिंग अनलोडिंग सबको ऐड कर देना। नेक्स्ट, रूल्स मेड इन दिस बिहेव मे बी प्रोवाइड फॉर। देखो क्या क्या रूल्स दिया गया है। सबसे पहले ये है कि बायर और सेलर जो रहेगा वो लोग रिलेटेड माना जाएगा, तो उनके लिए रूल है। ठीक है, बायर और सेलर डीम्ड रिलेटेड, तब जाके ये वाली कंडीशन लगती है। ठीक है, मैनर अपन कैसे डिटरमाइन करेंगे कि क्या होगा गुड्स का। ठीक है, व्हेन देयर इज नो सेल नो और अ बायर और अ सेलर इज रिलेटेड, प्राइस इज नॉट अ सोल कंसिडरेशन, तब हम लोग प्राइस को सोल कंसिडरेशन नहीं मानते हैं। ठीक है, द मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ अ वैल्यू डिक्लेयर बाय इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर as the case may be, where proper officer has no reason to doubt the truth and accuracy of such value and determination of value for the purpose of this section। गाइस इसमें बोल रहा है कि हम एक्सेप्ट करेंगे, हम रिजेक्ट करेंगे वैल्यू जो कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर ने बताया है, क्योंकि प्रॉपर ऑफिसर को डाउट हो सकता है कि वो जो रीजन बता रहे हैं वो सच नहीं है। ठीक है गाइस, थर्ड पॉइंट में हमने ये पढ़ा। ठीक है, पहले देखो अपन पहले अनजान लोगों के साथ डील करते हैं। ठीक है, सबसे पहले रुको मैं आपको थोड़ा याद करवाने की कोशिश करती हूँ। गाइस याद रखना कि सबसे पहले हम अनजान लोगों के साथ डील करेंगे, फिर उसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे, फिर अपन अपने पहचान वालों से डील करेंगे तो उनको डाउट हो सकता है। ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर को डाउट हो सकता है ना। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट देखते हैं अब क्या होगा। फोर्थ पॉइंट, such price shall be calculated with the reference of rate of exchange as the force on the date on which the bill of entry or a shipping bill of export as the case may be presented। गाइस जब अपन प्रेजेंट करते हैं बिल ऑफ शिपमेंट या फिर बिल ऑफ एंट्री, तो उस टाइम का जो रेट चलता रहेगा वही लेंगे, विच एवर इज लेटर। ठीक है, रेट ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब होता है? जो कि बोर्ड डिटरमाइन करती है। कौन सी बोर्ड? कस्टम बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, where the board is satisfied and necessary or expected to do it may by notification of official gazette। ऑफिशियल गैजेट में वो अपन को बता सकती है, ठीक है, कि क्या वैल्यू हो सकती है क्लासेस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्टेड गुड्स की, उनके ट्रेंड के हिसाब से। ठीक है गाइस, इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन यहीं पे खत्म हुआ। गाइस आई होप आप लोग को याद हो रहा होगा। मैंने कोशिश की आपको याद करवाने की गुड्स से रिलेटेड कैसे वैल्यूएशन करते हैं। दो ही चीज़ हो सकती है यार, देखो एकदम बहुत ईजी है। मैं फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो ये वैल्यू है,
ठीक है, तो ये कैसे डिटरमाइन होगी? एक तो आप जान पहचान के होगे रिलेटेड, और एक होगे अनरिलेटेड। अगर रिलेटेड होगे तो प्राइस होगा आपका सोल कंसीडरेशन, उसमें आप ऐड कर देना जो भी आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लगे। ठीक है, अगर आप जान पहचान के होगे तो प्रॉपर ऑफिसर को अगर आपके ऊपर डाउट होगा, तब जाके आप जो भी रेट एक्सचेंज बोर्ड ने बताया उसके हिसाब से करेंगे, और ऑफिशियल गैजेट में बता सकती है वो। ठीक है, नेक्स्ट, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडेंटिकल गुड्स एंड सिमिलर गुड्स। इनके बीच का अपन को डिफरेंस बताना है। ठीक है गाइस, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा है, आई एक्साइटेड। गाइस देखो, आइडेंटिकल गुड्स और सिमिलर गुड्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, लगता सेम है बट होता सेम नहीं है। ठीक है, देखो एकदम इजी वाला मैं आपको एग्जांपल दूं क्या? नहीं दूंगी, पहले अपन पढ़ लेते फिर दूंगी लास्ट में। ठीक है, कुछ तो होना चाहिए ना, सरप्राइज। ठीक है, तो देखो, आइडेंटिकल गुड्स जो गुड्स होते हैं जो अपन इंपोर्ट करते हैं, जिसका विच आर सेम इन ऑल एस्पेक्ट, सब चीज सेम होती है उनकी, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी, रेप्यूटेशन, एक्सेप्ट माइनर डिफरेंस जो कि उसकी वैल्यू को अफेक्ट भी नहीं करती है। ठीक है, फिर उस कौन सी कंट्री में पैदा होती है, वो कौन उसको बेचता है, सब चीज सेम होती है। ठीक है, however, identical goods does not include imported goods where engineering, development, art, work, designing work, sketch undertaken in India were completely directly or indirectly by buyer on the imported goods, free of charge or at reduced cost in connection with production of sale of export this imported goods। guys इसमें इस पैराग्राफ में बोला है इसने कि अगर आप कोई आइडेंटिकल गुड्स को मंगाते हो बाहर से, और फिर उसमें आप अपना अलग डिजाइनिंग कर रहे हो और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वो आइडेंटिकल गुड्स नहीं होते हैं। ठीक है गाइस, कौन आइडेंटिकल गुड्स नहीं होते मैंने आपको बता दिया है। ठीक है गाइस, तो ये अपना ये वाला जो दिया है ना आइडेंटिकल गुड्स, इसमें अपन ले सकते हैं कोई भी आप वो ले लो, दो चीज सेम सेम, जैसे कि पूरी सेम होनी चाहिए ना वो चीजें, तो उसको ले सकते हो। जैसे कि कोई एक जैसी सामान, बहुत सारी चीजें आती है यार, जैसे कि केक, केक बनता है हमारे रायपुर में मैट बेकर्स है। ठीक है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही, बस एग्जांपल है। ठीक है, मैट बेकर्स है, तो मैट बेकर्स का केक आता है, तो एक केक दूसरे केक से आइडेंटिकल हो सकता है ना, क्योंकि सारे केक एक जैसे ही दिखते हैं, क्वांटिटी उनकी सेम होती है, जब बनाने वाला ही सेम है तो रेपुटेशन भी सेम होती है, कंट्री तो सेम होती ही है, सेम पर्सन ही बनाता है उसको, बट फ्लेवर अलग अलग हो जाता है बस। ठीक है, वो फ्लेवर की वजह से ज़्यादा कुछ वैल्यू में उसका चेंजेस भी नहीं आता है, हल्का फुल्का डिफरेंस रहता है। ठीक है गाइस, फ्लेवर्स में, तो बस वो आइडेंटिकल गुड्स हो गए। बट सिमिलर गुड्स क्या होते हैं गाइस? सिमिलर गुड्स क्या होंगे, या फिर आप इसमें ये भी ले सकते हो, दो टाइप का चॉकलेट केक, फ्लेवर भी सेम हो गया गाइस, बट डेकोरेशन अलग होता है उसमें। अब डेकोरेशन का लोग अलग चार्जेस नहीं लगाते हैं। समझ लो कि कोई गोल शेप का केक है, सेम फ्लेवर चॉकलेट का, और कोई डॉल वाला केक है, डॉल वाला केक आता है ऐसा करके रहता है कुछ। ठीक है, या फिर गोल शेप में यहाँ पर फ्लावर 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 है, यहाँ पे हैप्पी बर्थडे लिखा है, और एक और गोल शेप का केक है जो चॉकलेट फ्लेवर का ही है, बट वो पूरा यहाँ पे फ्लावर है, अलग अलग डेकोरेशन सौ टाइप की आती है, आपने देखी होगी, वो सब आइडेंटिकल गुड्स होते हैं। अब अपन देखते हैं सिमिलर गुड्स क्या होते हैं। सिमिलर गुड्स विच ऑल्दो नॉट लाइक इन ऑल रिस्पेक्ट, गाइस वो सब एस्पेक्ट में सेम तो नहीं हो सकते, बट उनकी करेक्टरिस्टिक, उनके कंपोनेंट, उनके मटेरियल, उनकी परफॉर्मेंस सेम होती है। ठीक है, उनके फंक्शन सेम होते हैं। ठीक है, वो प्रोड्यूस होती सेम कंट्री में। ठीक है, being value or produced and the producer same person who produce the goods, or where no such goods are available then goods are, मतलब वो बोल रहे हैं कि एक टाइप के सामान होते हैं, जैसे पेन, पेन होती है। अब बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर है पेन के, पेन बहुत सारे टाइप की होती है, बट काम तो एक ही करती है ना, तो वो सिमिलर गुड्स हो गई। कोई पेन डॉट है, कोई पेन जेल है, तो वो सिमिलर गुड्स हो गई। सब चीज़ सेम है, बस इंक अलग है। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ कि कौन से सिमिलर गुड्स नहीं होते, जो कि मैंने ऊपर लिखा था, सेम पैराग्राफ यहाँ चिपका देना, कॉपी पेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बहुत इजी है गाइस, एफओबी दिया हुआ है हमको, एयर फ्रेट दिया हुआ है, मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखाती हूँ कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले ना देखो, जब ना हमको क्वेश्चन में चीज ढूंढना है कि देखो रिलेटेड टू इंपोर्ट ऑफ अ मशीनरी, इंपोर्ट लिखा है ना गाइस, तो याद कर लेना कि इंपोर्ट है तो हमको सीआईएफ तक जाना है, क्योंकि इंपोर्टर के लिए हमेशा सीआईएफ चाहिए, और हमको क्वेश्चन में जानबूझ के एफओबी दिया है, तो एफओबी तक सीआईएफ तक जाना है। ठीक है, तो बहुत ईजी है। सबसे पहले अपन ना एफओबी का 20% निकालेंगे पहले, और 20% निकाल के देखेंगे कि कितना आ रहा है। जो भी वैल्यू आएगा ना उसको अपन 24,000 से कंपेयर करेंगे, और विच एवर इज लोअर उसको लेंगे। ठीक है, देखो अपन देखते हैं एक बार, देखो
20% ऑफ एफओबी कितना आ रहा है, 23,000 आ रहा है, ठीक है गाइस। और 24,000 क्वेश्चन में गिवन है, तो 23,000 और 24,000 विच एवर इज लोअर। लोअर कौन है, लोअर कौन है, ये है ना, तो ये लेंगे। ये कैसा आया, इसका 20% है, इस वैल्यू का 20% है। ये रूल्स में अपने मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो एयर फ्रेट ले लेंगे, और अपन को इंश्योरेंस चाहिए गाइस। इंश्योरेंस दिया गया, अभी इन लोगों ने असर्टेन नहीं कर पाया, तो अपन लेना 1.125% ऑफ एफओबी, ठीक है। एफओबी का 1.125% लेना है, ठीक है गाइस। यहाँ पे लिया होगा इसने, देखो लिया है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, देखो वन, ये आपका जो, अगर आपने अभी तक कस्टम नहीं पढ़ा है, आप पहली बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो भी मैं बता रही हूँ वैसे करोगे एकदम इजीली बन जाएगा, ठीक है। 1,10,000 लिखना, उसमें अपन को एक्सपेंस जो दिया है ना उसको सीधे छाप देना, ऐड कर देना, क्योंकि खर्चा ना, कि ये भी तो खर्चा है, ये भी खर्चा, दोनों खर्चे को ऐड करोगे तो टोटल खर्चा आ गया। अब आपको 20% लेना, 24,000 आ रहा है, 23,000 आ रहा है, सो सॉरी 23 आ रहा है, और ये 1.125% आ रहा है। ये सबको ऐड करोगे तो अपना ये आ जाएगा, ठीक है। इसको 70 से आपको इंटू करना है, तो ये आ जाएगा। 70 से क्यों करे, क्योंकि यूएस डॉलर में दिया है, एक यूएस डॉलर इक्वल तो 70 रुपए होता है, इसलिए। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। एक और बात गाइस, कि आप जो ये 20% लोगे और ये 125% लोगे ना, ये हमेशा ना अपन को कस्टम का एफओबी के हिसाब से लेते हैं, कस्टम के एफओबी के हिसाब से लेना, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन को देख के ही बस बोल दिया था ना, ऐसे मत करना, रुको। आपको लेना है ये जो कस्टम का एफओबी आता है ना, ये इसके अकॉर्डिंग लेना है, इसका 20% लोगे और इसी का 125% लोगे, ध्यान रखना एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द प्रोविजन रिलेटेड टू स्टोर्स। स्टोर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है नहीं, मैं उड़ा देती हूँ, ठीक है। देखो, स्टोर्स का मतलब होता है गुड्स यूज इन वेसल्स, कहीं कोई भी सामान अपन जाते हैं, शिप में जाते हैं, तो यार वो लोग टूल्स तो रखेंगे, स्पेयर्स रखेंगे, स्टोर्स रखेंगे, तब तो यार पेट्रोल खत्म हो गया तो कैसे करोगे, तो इसलिए रखना पड़ता है। और वो कुछ ऐसे सामान होता है जो वहीं कंज्यूम्ड हो जाता है, और ऐसा कोई लेके आ रहे हो, लेके जा रहे हो, ऐसा कुछ होता नहीं है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है एकदम। देखो, स्टोर्स मीन्स गुड्स फॉर यूज इन वेसल और एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग फ्यूल्स, स्पेयर पार्ट्स एंड अदर आर्टिकल्स, सो इजी, ठीक है। वेदर और नॉट इंटरमीडिएट फिटिंग्स, ठीक है। अब गुड्स का डेफिनेशन दिया, ये सब आप खुद से पढ़ लीजिएगा गाइस, मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, ऐसा करती हूँ। पढ़ दूँ क्या, ये वाला जो पॉइंट्स दिया है की पॉइंट्स, उसको पढ़ के बता देती हूँ, नहीं तो आप बोलोगे मैम स्किप करती है, ठीक है। देखो, स्टोर्स शैल बी वेयर हाउस विदाउट असिस्टेंट ऑफ ड्यूटी। गाइस, ड्यूटी नहीं लगती स्टोर्स में, एकदम कॉमन सेंस लगाओ। आप कील लेके जा रहे हो, नट बोल्ट लेके जा रहे हो, पेट्रोल लेके जा रहे हो, गाइस ये सब तो नेसेसरी है ना, उसको उस पर क्या ड्यूटी लगना है, नहीं लगता, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट, ठीक है। तो any stores imported in a vessel aircraft remain on board while it's India without any payment of duty, ठीक है। पेमेंट ऑफ ड्यूटी नहीं लगती, मैंने पहले ही बताया था। ट्रांसमिशमेंट ऑफ स्टोर्स विद द परमिशन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर में विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, मैंने बता चुका कि विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, क्योंकि वो कंज्यूम्ड हो जाता है ना, उसको क्या, ऐसे समझो बस, ठीक है। इम्पोर्ट स्टोर्स में बी कंज्यूम्ड ऑन बोर्ड ऑफ फॉरेन वेसल गोइंग। आप पेट्रोल लेके जा रहे हो तो पूजा करने ले जा रहे हो क्या, नहीं ना, यूज तो करोगे ही, तो बोल रहा है कि कंज्यूम्ड हो गया तो कैसे करेंगे, विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी चलता है गाइस, चलता है, ठीक है। अब सप्लाई ऑफ इम्पोर्टेड ड्यूटी ऑन स्टोर, वेयर एंड ड्यूटी पेड गुड्स इज सप्लाइड टू फॉरेन गोइंग वेसल्स और एयरक्राफ्ट एज अ स्टोर। गाइस, अगर आप स्टोर का ही बिजनेस करते हो, आपका बिजनेस ही नटका है, ठीक है गाइस, तब लगता है ना, तब लगेगा। वाले पॉइंट में हमको दिया था कि अगर हम लोग उसमें ड्यूटी पे कर देते हैं, ठीक है गाइस, तो अपन जो ड्यूटी पे कर देते हैं ना, उसका अपन ड्यूटी ड्रॉबैक ले सकते हैं 98%, ठीक है। और फिर फ्यूल और लुब्रिकेंट्स में 100% ले सकते गाइस, ठीक है। अगर अपन ना भूल से स्टोर्स पे अगर भेज दिए, ड्यूटी पे कर दिए ना, तब अपन ड्यूटी ड्रॉबैक ले सकते हैं। अब इसमें दिया हुआ है कि जो स्टोर्स रहते हैं ना, स्टोर्स टू बी फ्री ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो वो फ्री ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी रहती है। कैसे मैम, कैसे, तो देखो ऐसे कि गुड्स प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर इन इंडिया आर रिक्वायर्ड टू एज अ स्टोर, मतलब यार अपन जो प्रोड्यूस करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसको अपन स्टोर करेंगे फॉरेन गोइंग वेसल में, ठीक है गाइस, वेसल में मे बी एक्सपोर्ट फ्री ऑफ ड्यूटी। अब वो अपन को तो एक्सपोर्ट फ्री रहता है ना, हमारा तो फ्री है,
ठीक है, फिर वो जो क्वांटिटी रहेगा ना वो प्रॉपर ऑफिसर डिटरमाइन करेगा, और फिर उसका साइज ऑफ वेसल के हिसाब से, नंबर ऑफ पैसेंजर एंड क्रू के हिसाब से, और लेंथ ऑफ जर्नी के हिसाब से बताएगा। ठीक है गाइस। एक्सपोर्ट तो वैसे भी फ्री ऑफ ड्यूटी रहता है, चिंता ही नहीं। तो उसमें जो स्टोर जाता है वो भी ड्यूटी फ्री चल जाता है। कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्टेड स्टोर्स foreign navy in relation of a supply of stores for use of a ship of a Indian navy or a store supplied free of government for use of crew। गाइस अगर अपन क्रू के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट स्टोर भेज रहे हैं ना, तो उस केस में कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि उसमें अपन को ड्यूटी पे नहीं करना है, और फिर उसको एज अ स्टोर यूज करना है। ठीक है, और उसका ड्यूटी ड्रॉबैक भी ले सकते हो। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन द मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। देखते हैं हम लोग को क्या बताना है, ड्यूटी का पेमेंट, इंटरेस्ट का और पेनल्टी का। छोटू सा तो है। देखो, एवरी डिपॉजिट मेड टुवर्ड्स ड्यूटी पेनल्टी एंड फी any other sum payable by a person under the provision of act under the custom or the law timing force rules and regulations। ठीक है, अथोराइज मेड जिस मोड पे अपन पेमेंट कर रहे हैं वो, टर्म्स एंड रिस्ट्रिक्शंस, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर्स, वो सब अपन को मेंटेन करना है जैसे प्रिस्क्राइब किया गया वैसा। ठीक है, अमाउंट अवेलेबल जो रहता है कैश लेजर में वो यूज कर सकते हैं अपन पेमेंट के लिए, ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड फीस। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, अगर कोई बैलेंस बचता है अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में गाइस, तो फिर आफ्टर अगर अपन ड्यूटी, इंटरेस्ट और पेनल्टी पे कर देते हैं तो फिर वो रिफंड हो जाता है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है कि अगर बोर्ड जो रहेगा वो सेटिस्फाई होता है ना, तो वो नोटिफाई कर सकता है और एग्जाम कर सकता है डिपॉजिट कुछ क्लासेस ऑफ पर्सन के लिए। ठीक है गाइस। नेक्स्ट टॉपिक है वेयर हाउस बॉन्ड और ओनर्स राइट। गाइस लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का, फिर हम नया स्टडी नोट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो वेयर हाउस बॉन्ड क्या होता है। द इम्पोर्टर ऑफ अ गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग हैज बीन प्रेजेंटेड। गाइज अगर आप वेयर हाउस में रखना चाहते हैं तो आप उसके लिए बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करते हैं वेयर हाउस में। ठीक है, जो कि एक्सीड नहीं होना चाहिए बॉन्ड के, बॉन्ड का वैल्यू जो रहेगा वो एक्सीड नहीं होना चाहिए थ्राइस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी का 3 गुना अमाउंट से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए बॉन्ड का वैल्यू। ठीक है, और ये प्रोविजन के हिसाब से, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से कंप्लाई होना चाहिए। उसका जो स्पेसिफाइड डेट है ना वो नोट डिमांड नोटिस ऑफ डिमांड में दिया रहेगा, जिसमें अपने को इंटरेस्ट वगैरह भी दिया रहेगा, कितना लगता है, फाइन पेनल्टी कितना दिखता है, वो सब भी अपने को एक्ट के हिसाब से रहेगा। जो अपना असिस्टेंट कमिश्नर है कस्टम का, डेप्यूटी कमिश्नर है, वो लोग परमिट करते हैं हम लोग को जनरल बॉन्ड के थ्रू कि हम लोग अप्रूव करा सके वेयर हाउसिंग में सामान रखने को। ठीक है गाइस, अपन वेयर हाउस में कितने दिन तक सामान रख सकते हैं, जस्ट बेसिक क्वेश्चन, 90 डेज। उससे ज्यादा रखने पे क्या होता है, 15% इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, नेक्स्ट, द इम्पोर्टर शेल इन एडिशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एसोसिएट बॉन्ड फर्निश सिक्योरिटी एज पर प्रिस्क्राइब। वो सिक्योरिटी भी रख सकता है इम्पोर्टर चाहे तो। ठीक है, बॉन्ड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, जो बॉन्ड एग्जीक्यूट हो जाता है तो इम्पोर्टर जो रहता है वो कंटिन्यू कर सकता है अपना सामान को ट्रांसफर करना वहाँ पर, वहाँ से वो दूसरे वेयर हाउस में भी ट्रांसफर कर सकता है। अगर पूरा सामान, गुड्स और पार्ट ऑफ गुड्स अगर किसी अनदर पर्सन को ट्रांसफर हो जाता है, तो फिर वो बाकी की जो सिक्योरिटीज और जो बॉन्ड्स एग्जीक्यूट कर रहा है वो ट्रांसफर ही करेगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन, जो कि लास्ट टॉपिक है, ओनर राइट टू डील विद वेयर हाउस गुड्स। ओनर का क्या क्या राइट है कि वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं अपने सामान को डील विद द कंटेनर्स, वो उसके कंटेनर से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं लॉस डैमेजेस से, सॉर्ट कर सकते हैं अपने गुड्स को और शो कर सकते हैं फॉर सेल। ठीक है, इजी क्वेश्चन, एकदम से इजी सा था। इंस्पेक्ट करेगा, डील कर सकता है, सॉर्ट कर सकता है, शो कर सकता है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हमारा पार्ट सेकंड था कस्टम वर्कबुक डिस्कशन का। इसके पहले मैंने एक पार्ट अपलोड कर दिया अपने चैनल में, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखो यार, और अपने दोस्तों की मदद करो। डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अपना ध्यान रखो।